हेलो एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग द हिंदू के न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि जो अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आपका यूपीएससी हो गया या आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स हो गए, तो उनके प्रीलिम्स एंड उनके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ सकते हैं एडिटोरियल से, और एडिटोरियल्स को इन जनरल कैसे हमें पढ़ना चाहिए। तो मेरा नाम है मृणाल कुमार। आज है 1 फरवरी थर्सडे। तो देखते हैं आज क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। सबसे पहला है व्हाट मेक्स इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप टिक। तो हम जानते हैं कि अभी रिपब्लिक डे परेड में फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्हें इनवाइट किया गया था एज अ गेस्ट। तो सबसे पहला आर्टिकल इंडो फ्रेंच रिलेशनशिप के बारे में है। व्हाट इज़ नीडेड फ्रॉम गवर्नमेंट इज़ रेटिसेंस। तो अभी रिसेंटली तमिलनाडु के गवर्नर की एक स्पीच हुई थी एंड अभी काफ़ी सारे गवर्नर से रिलेटेड इशूज़ चल रहे हैं, तो ये उस पर्सपेक्टिव में ये वाला आर्टिकल है। उसके बाद फाइंडिंग द लाइट इन म्यांमार्स डार्कनेस। तो म्यांमार में काफ़ी सारे इशूज़ चल रहे हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो ये एक टाइप से उसमें क्या और आगे किया जा सकता है, ये उसके बारे में है आर्टिकल है। द ग्रेट इंडियन इंटरनेट शट डाउन, हाउ द वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेस इज कर्टेल। तो हम जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी समय तक इंटरनेट शट डाउन हुए एंड उसके काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुए। तो कहीं ना कहीं ये उसके ऊपर एक एनालिसिस है। उसके बाद आपके दो न्यूज़ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। बाइडेन गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू डिस्कस द ड्रोन डील। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है। एक तो यूएस गवर्नमेंट के साथ हमारे को डिफेंस डील्स चल रहे हैं, लेकिन उसमें जो एक खालिस्तानी टेररिस्ट के असैसिनेशन वाला जो एलिगेशंस है, उसके इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, उससे कनेक्शन के रिलेशन में ये आर्टिकल है। उसके बाद है एनसीटी अवेट्स मिनिस्ट्री नोट फॉर नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। तो एक ही आपका न्यूज़ आर्टिकल इसके बारे में है। तो चलिए हम लोग अपना एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका व्हाट मेक्स इंडिया फ्रांस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप टिक। तो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो अगर हम ये आपका मोस्टली मेंस ओरिएंटेड टॉपिक ज़्यादा है, तो ये आपका GS2 इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इंडो फ्रेंच रिलेशनशिप, ठीक है। जब आप इसको पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा एक हिस्टोरिकल एंगल जानने की ज़रूरत होती है, ठीक है। क्या क्या कॉमनैलिटी है, ठीक है, ठीक है, और इनके क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। तो इसी पर्सपेक्टिव में देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि हम जानते हैं कि अभी रिसेंटली फ्रेंच प्रेसिडेंट इंडिया आए इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। एंड इनकी ये अभी 3rd विजिट थी आफ्टर 2018 के बाद। ये इनका 3रा विजिट था हमारी कंट्री में, और G20 समिट में भी ये आए थे। और इनके आने से लगभग 6 महीना पहले ही हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी जुलाई 14, 2023 में फ्रांस गए थे एंड वहाँ पे उनके साथ मीटिंग करी थी, जो फ्रांस का बैस्टिल डे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स जो हैं एक दूसरे की कंट्रीज़ में जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो दोनों की रिलेशनशिप यहाँ पे एक अच्छी पॉजिटिव नोट पर रिफ्लेक्ट हो रही है। एंड ये इन किस बैकग्राउंड में है कि हमने शुरुआत में प्रेसिडेंट जो बाइडेन को इनवाइट किया था, लेकिन वो नहीं आ पाए थे, तो उनके बाद इन्हें इन्वाइट किया। एंड जब यूएस के प्रेसिडेंट जब नहीं आए थे, तब जब फ्रांस को इनविटेशन भेजा, तो फ्रांस ने तुरंत इनविटेशन को स्वीकार कर लिया। तो ये दिखाता है कि जिस स्पीड से उन्होंने इस चीज़ को, जिस विलिंगनेस के साथ इसको एक्सेप्ट किया, ये दिखाता है कि जो पर्सनल टाइज़ हैं मिस्टर मोदी और इमैनुअल मैक्रोन के, वो कितने अच्छे हो रहे हैं। दोनों देशों के रिलेशनशिप कितने अच्छे हो रहे हैं आज के समय में, जो इसके ऊपर बताया है। तो यहाँ पे एक हिस्टोरिकल एंगल की बात करी है कि जो हमारे फ्रांस के साथ अच्छे संबंध आज के समय में हैं, वो कैसे बने इतने अच्छे संबंध। तो स्ट्रैटेजिक तौर पे हम दोनों कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम दोनों के व्यूज़ जो हैं इंडिया और फ्रांस की कई मामलों में सिमिलर हैं। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट जैकस चिराक वॉज चीफ गेस्ट एज रिपब्लिक डे इन 1998। तो इंडिया ने फ्रांस के साथ 1998 में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करी थी। तब इंडिया में रिपब्लिक डे पे फ्रेंच प्रेसिडेंट बुलाए थे, ठीक है। एंड
जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है, देखिए तब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करा था, ठीक है। तो उसके बाद इंडिया पे काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाए गए थे। तो जो सैंक्शंस थे, इंडिया को थोड़ा न्यूक्लियर लेवल पे आइसोलेट किया था। तो उसके प्रति जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्रिटिसिज्म किया कि इंडिया को ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर से एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तब उन्होंने एक इंडिया के फेवर की बात करी थी, ठीक है। इट वॉज जो हमारी पार्टनरशिप इस्टेब्लिश हुई थी, टेस्टेड व्हेन इंडिया अंडरटुक अ सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन में declared itself a nuclear weapon state. Compared to other, France was the first country to open dialogue with India despite greater understanding security compulsion. तो जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करे थे मई 1998 में, मिशन शक्ति जिसका नाम था, तो इंडिया उन टेस्ट के बाद न्यूक्लियर वेपन स्टेट इंडिया ने खुद को घोषित करा। एंड उसके बाद जहाँ दूसरी कंट्रीज इस बात से को लेके थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी, वहीं फ्रांस जो है एक दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है और इंडिया के साथ उसकी न्यूक्लियर सिक्योरिटी को लेके एक ओपन डायलॉग करता है, ठीक है। एंड ये फ्रांस डिस्प्ले ये दिखाता है कि इंडिया के साथ फ्रांस एक अंडरस्टैंडिंग शेयर करता है कि हाँ, आज के समय में न्यूक्लियर टेस्ट जो है एक रियलिटी है और इंडिया के जो कंसर्न्स हैं उन सब चीज़ों को भी फ्रांस ने एक्नॉलेज करा। तो उसके बाद है कि इंडिया को न्यूक्लियर एरिया में सपोर्ट करने वाला जो फ्रांस है, ये आपका एक पहला P5 कंट्री था। P5 कंट्री मतलब जो आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो हैं P5। एंड इन्होंने अपनी जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है कि अपनी जो ग्लोबल इंडिपेंडेंस है कि जो इंटरनेशनल मैटर्स में डिसीजन लेते हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट से लेते हैं, ये भी दोनों में एक कॉमनैलिटी है। और ये दोनों फैक्ट जो है, क्वालिटी जो है, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और उसको वैल्यू भी करते हैं। कि जैसे इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट अपनाया आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फ्रांस वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रांस नेटो का एक फाउंडिंग मेंबर था 1949 में, और फ्रांस ने ऑफ़र किया कि नेटो का जो हेडक्वार्टर है वो उनकी कंट्री में है। लेकिन 1996 में फ्रांस ने नेटो से थोड़ा विड्रॉल करना शुरू किया ड्यू टू रिजर्वेशन ओवर यूएस इंसिस्टेंस ऑन सबऑर्डिनेशन फ्रेंच न्यूक्लियर डेटरेंट टू नेटो एंड एक्सेप्टिंग एनी कलेक्टिव कंट्रोल दैट जनरल वुड डाइल्यूट फ्रेंच सॉवरेनिटी। तो 1966 में जब कोल्ड वॉर होने लगा तो देखिए फ्रांस ने नेटो को स्टैब्लिश करने में हेल्प करी, लेकिन आगे चल के यूएस जो है थोड़ा डोमिनेंट होने लगा और जो फ्रेंच कंट्रोल है उसे थोड़ा डाइल्यूट करने लगा और थोड़ा फ्रेंच के ऊपर थोड़ा कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश करी थी यूएस ने। तो जब ऐसा हुआ तब फ्रांस ने अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी या अपनी सॉवरेनिटी को इस्टेब्लिश करते हुए उससे थोड़ा डिस्टेंस बना लिया एंड नेटो का हेडक्वार्टर जो है अपनी कंट्री से हटा के ब्रसल्स में भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ भी देखा जा रहा है कि फ्रांस जो है अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बहुत वैल्यू करता है और अगर कोई भी कंट्री उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो वो तुरंत एक्शन लेता है उसे प्रिजर्व करने के लिए। After the Cold War ended, both countries were quick to espouse the virtues of multipolarity। कि यहाँ पे एक तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करी है, अब यहाँ पे मल्टीपोलैरिटी की बात करी है। पोलैरिटी मतलब कि कितने सारे पावर पोल्स हैं हमारे वर्ल्ड में। यूनिपोलर वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में इकलौता एक पावरफुल नेशन है कि जैसे यूनाइटेड स्टेट्स। बाईपोलर वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में दो मोर वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी पावरफुल नेशंस हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया। मल्टीपोलर वर्ल्ड है कि जहाँ पे दो से ज़्यादा अलग अलग स्टेट्स जो हैं, अलग अलग रीजन्स हैं, सभी अपने अपने टर्म्स में अपने अपने एरियाज़ में पावर होल्ड करते हैं, रिस्पेक्ट होल्ड करते हैं और इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस होल्ड करते हैं। पावर जो है किसी एक के पास या किसी दो के पास कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, लगभग अलग अलग कंट्री जो है अपने एरिया में खुद किसी ना किसी चीज़ को लेके पावर होल्ड करती हैं। तो दैट इज़ मल्टीपोलैरिटी। फ्रेंच इज कम्फर्ट विद तो इंडिया जो है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट करता है ताकि पावर जो है पूरे वर्ल्ड में किसी एक या दो कंट्रीज़ के हाथ में ना रहे, सारी कंट्रीज़ कहीं ना कहीं अपना कुछ इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर पाएँ, ठीक है। तो फ्रेंच जो है एक यूनिपोलर सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा अपोज करता है, ठीक है। एंड जो यूनाइटेड स्टेट्स जो है जो यूनिपोलर सिस्टम बनाना चाहता है पूरी दुनिया में, अपनी एग्जिस्टेंस को
और ज़्यादा असर्ट करना चाहता है, उसके काफ़ी खिलाफ रहता है फ्रांस। और फ्रांस जो है अपने ऊपर किसी और को बहुत ज़्यादा पावरफुल या फिर डोमिनेंट नहीं बनने देता है। वो एक टाइप से इंडिया और फ्रांस स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखते हैं और मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरह को सपोर्ट करते हैं। एज अ रेजिडेंट पावर इन इंडियन ओशन, फ्रांस वाज क्विक टू रियलाइज द जियोपॉलिटिकल शिफ्ट फ्रॉम यूरो अटलांटिक टू एशिया पैसिफिक। तो यहाँ पे एक और रीज़न है कि क्यों कन्वर्जेंस हो रहा है इंडिया और फ्रांस का, कि पहले हम जानते हैं जो जितना भी पावर प्ले था वो आपके यूरोप और अटलांटिक ओशन के ईस्ट वेस्ट के नेशंस में हो रहा था। लेकिन अब जो मेजर जियोपॉलिटिकल पावर प्ले है वो आपका एशिया पैसिफिक और मोर रिसेंटली इंडो पैसिफिक में शिफ्ट हो रहा है। और इस एरिया में आपका इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन की जो कंट्रीज़ हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डायनामिक्स अब प्ले आउट हो रहे हैं। यहाँ पे सबसे प्रोमिनेंट कंट्री कौन है लोकेशन वाइज, वो है इंडिया। और इस चीज़ को रियलाइज़ करके फ्रांस बहुत पहले से ही इंडिया के साथ अच्छे संबंध बना रहा है ताकि फ्रांस का भी इस एरिया में आगे चल के स्टेक होल्डर हो, कुछ ना कुछ स्टेक हो। बोथ फ्रांस एंड इंडिया शेयर अ कॉमन ट्रेट ऑफ civilization exceptionalism and pride themselves in their argumentative intellectual but has wisely refrained from preaching to each other। कि इंडिया और फ्रांस दोनों की ही सिविलाइजेशन काफ़ी रिच हुई है, इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री काफ़ी रिच हुई है, ठीक है। दोनों का ही लिटरेचर और नॉलेज लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है दोनों कंट्रीज़ का, और दोनों ही इस बात की रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे को पाठ नहीं पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरे की तरफ जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है वो दिखती है, और दोनों कंट्रीज जो हैं एक दूसरे को इक्वल टर्म्स में देखने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं। उसके बाद बात होती है कि बिल्डिंग पार्टनरशिप। देखिए पार्टनरशिप अब कैसे बिल्ड हो रही है दोनों कंट्रीज़ के बीच, कि सबसे पहले देखिए न्यूक्लियर डायलॉग की अगर बात करें, ये आपका 1988 में इस्टेब्लिश हो गया था, ठीक है, एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के लेवल पे। एंड इसके बाद हमारे न्यूक्लियर, स्पेस और डिफेंस लेवल पे हमारा जो कोऑपरेशन है एक्सपैंड हो गया था, और आज के समय में और भी फर्दर एक्सपैंड हो रहा है फ्रांस के साथ कोऑपरेशन, जैसे काउंटर टेररिज्म, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस जो हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करती हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग हो गया, आपका साइबर सिक्योरिटी इश्यूज़ हो गया। तो नए नए मुद्दों पे 1998 से अभी तक और भी नए मुद्दे से जो इमर्ज हो रहे हैं उस पे फ्रांस और इंडिया की काफ़ी सहमति है और एक दूसरे की काफ़ी कोऑपरेशन है। कन्वर्जेंस हैज़ ऑल्सो इवॉल्व्ड ऑन ग्लोबल चैलेंजेस। तो एक दूसरे के प्रति या एक दूसरी कंट्रीज़ में जो कॉमन इश्यूज उभर रहे हैं उनके ऊपर तो कोऑपरेशन कर ही रहे हैं, लेकिन इंडिया और फ्रांस ग्लोबल लेवल पे भी जो अलग अलग इश्यूज उठ रहे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन में जो रिफॉर्म चाहिए, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इन ऑर्गेनाइजेशंस में भी इंडिया फ्रांस मिलकर कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स होने चाहिए, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है, और आपका यूक्रेन एंड गाजा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इन एरियाज पे भी इंडिया और फ्रांस के सिमिलर व्यूज़ हैं। उसके अलावा अगर डिफेंस एरिया की बात करें तो हमारे आपकी न्यूक्लियर पावर्ड स्कॉर्पियन सबमरीन जो है उसका ट्रेड डील है, ठीक है, उसका डिफेंस डील है, ठीक है, कि फ्रांस जो है ये टेक्नोलॉजी इंडिया के कंपनी को शेयर करेगा और इंडिया जो है उसको अपने आर्मी नेवी के लिए बनाएगी। कि दोनों के बीच में टेक्नोलॉजी शेयरिंग अग्रीमेंट्स भी हैं और अलग अलग शॉर्ट रेंज मिसाइल्स दोनों के बीच में शेयर होती हैं, रेडार इक्विपमेंट जो है उसका ट्रेड होता है। इसके अलावा दोनों के बीच में जॉइंट एक्सरसाइज होती है बिटवीन नेवीज, एयरफोर्स एंड आर्मी, ठीक है, और अलग अलग आपके डिफेंस डील्स भी हुई हैं, जैसे आपके राफेल एयरक्राफ्ट हो गया, ठीक है, तो ये इंडिया की एरोस्पेस एजेंसी के लिए अच्छा है, ठीक है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि अनाउंसमेंट रिगार्डिंग अ फर्दर एक्विजिशन ऑफ 3 more स्कॉर्पियन क्लास फीचर ऑफ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन एंड 26 राफेल एयरक्राफ्ट। तो डिफेंस के एरियाज़ में फ्रांस के साथ हमारा काफ़ी अच्छे संबंध हैं, काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है कि पार्टनरशिप हमारी इन एरियाज़ में अच्छी बन रही है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इंडिया और फ्रांस का डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप है, ये जो है इसको प्रमोट किया जा रहा है, जो कि इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत वाला गोल है उसके साथ जाता है। उसके साथ उसके बाद क्या कहते हैं, इंडिया का टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस, ठीक है, एक इंडिया में असेंबली लाइन क्रिएट करने का है ताकि जिससे
H-125 सिविलियन हेलीकॉप्टर्स बना सके। ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आपका प्रीलिम से रिलेटेड फैक्ट है कि H-125 जो है हेलीकॉप्टर है, ठीक है। और कौन मिलके बना रहा है? इंडिया फ्रांस मिलके बना रहा है। कौन सी कंपनी? टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस, ठीक है। और आपका C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि इसको भी मैन्युफैक्चर करने की असेंबली लाइन आपकी वडोदरा में बन चुकी है, ठीक है। उसके बाद आपका DRDO और साफरान, ये वहाँ की एक डिफेंस एजेंसी है। और आपका गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट, इनके बीच में और ज़्यादा कोलैबोरेशन के आपके एफर्ट्स लिए जा रहे हैं ताकि नए इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा कर सकें, ताकि ये सारे जो हैं तीनों मिलके इंडिया के लिए 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। और यहाँ पे 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रहा है, कि मतलब ये सारी चीज़ें फ्रांस से बन के नहीं आ रही हैं, यहाँ पे सिर्फ असेंबल नहीं हो रही हैं। फ्रांस जो है पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी जो उन्होंने खुद ईजाद करी है, खुद रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, खुद उस पर इन्वेस्टमेंट किया है, वो पूरी टेक्नोलॉजी का नो हाउ इन्फॉर्मेशन इंडिया को अब ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ताकि उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इंडिया खुद डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर कर दें। और ये जो है, ये सारे इनिशिएटिव जो हैं, ये यूएस के साथ भी हमने पहले करने की कोशिश करी है, लेकिन फ्रांस के साथ यहाँ पे ज़्यादा सक्सेस हमें मिल रहा है। अगर हम स्पेस की भी बात करें तो स्पेस में भी काफ़ी सारे कोऑपरेशन हमें दिख रहे हैं कि फ्रांस ने एक cooperation in space domain began in 1960s with French assistance to set up Indian launch facility at श्रीहरिकोट। कि जो श्रीहरिकोट में लॉन्च पैड्स हैं, लॉन्च फैसिलिटी है, स्पेस सेंटर है, वो आपका फ्रांस की काफ़ी मदद से बना है। स्पेस काफ़ी सारे अलग अलग डायलॉग्स होते हैं, जैसे आप इंडिया की इसरो के साथ और फ्रेंच स्पेस एजेंसी के साथ CNES जिसका नाम है, और दोनों ही जॉइंट मिशंस पे काम करते हैं। इसके अलावा जो इंडिया का प्राइवेट इसरो का एक आर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, ठीक है। तो उन्होंने इसरो का जो कमर्शियल आर्म है, इन्होंने आपका जो फ्रेंच सैटेलाइट लॉन्च कंपनी है एरियन स्पेस, इसके साथ कोलैबोरेशन हो रहा है, ठीक है। फ्रांस जो आज के समय में अपनी एयर फोर्स को एक फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स में कन्वर्ट कर रहा है, वहाँ इंडिया भी आपने एक डिफेंस स्पेस एजेंसी बना रहा है। तो यहाँ पे भी दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन है, एक कोऑपरेशन है, और दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़। तो इतने तरीके की फ्रांस और इंडिया के बीच में सिमिलैरिटीज़ चल रही हैं। अब यहाँ पे है कि आगे चल के कैसे हम अपनी पार्टनरशिप को और अच्छा कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों के बीच में चैलेंज क्या रहा है? टू टेक द पार्टनरशिप आउट ऑफ गवर्नमेंट डोमेन्स टू कमर्शियल एंड सिविल स्पेसेस। यहाँ पे एक चैलेंज यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया और फ्रांस के बीच में जो अलग अलग समझौते हो रहे हैं, वो डिप्लोमेटिक लेवल पे हो रहे हैं, गवर्नमेंटल लेवल पे हो रहे हैं। जो उनका आउटकम है वो लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, कमर्शियल लेवल पे कैसे लाया जा सकता है, उसका आउटकम और ग्रासरूट लेवल पे कैसे लाया जा सकता है, वो अभी देखना बनता है। एज अ रिजल्ट जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन रेंज ऑफ सब्जेक्ट हैव बीन सेट अप ओवर द ईयर। और इस चीज़ को देखने के लिए, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी वर्किंग ग्रुप जो है वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। और अगर हम देखें कि पार्टनरशिप और अच्छी कैसे हो रही है, इसका एक एग्जांपल दिया है कि इंडियंस जो हैं, इंडियन छात्र जो हैं वो फ्रांस, ज़्यादा से ज़्यादा अब इंडियन छात्र जो है फ्रांस जाके पढ़ाई कर रहे हैं। कि अगर 10 साल पहले देखें तो इंडिया से बस 3000 बच्चे ही बाहर जाके फ्रांस में पढ़ाई करते थे, लेकिन आज के समय में ये 10,000 हो गए हैं, ठीक है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि 2030 तक लगभग 30,000 बच्चे इंडिया से फ्रांस में जाके पढ़ाई करें। तो दोनों के बीच में एक्सचेंज हो, नॉलेज का एक्सचेंज हो, स्टूडेंट्स का कल्चरल एक्सचेंज हो। वीज़ा इशू इज़ बीइंग एड्रेस्ड विद अ 5-year शेंजन वीज़ा फॉर इंडियन हु परस्यू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन फ्रांस। तो जो फ्रांस में जाके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको कुछ सुविधाएँ प्रोवाइड करने के लिए, उनको वीज़ाज़ प्रोवाइड करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं।
उसके लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम अंडर माइग्रेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप जो है फ्रांस के साथ, वो फाइनलाइज करी जा रही है। उससे पहले पिछले साल यूजीसी जो है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये आपके फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ रूल्स लाए थे इंडिया में, ठीक है। तो सॉर्बोन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश इन 13th century इज ग्लोबली renowned and has campus in UAE ever since 2006. Campus in India should be identified as a priority objective. तो अलग अलग लेवल पे हम फ्रांस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो इसी में एक और एस्पेक्ट आता है कि क्यों ना कोई फ्रांस की जो एक रेनाउंड यूनिवर्सिटी है उसकी भी एक ब्रांच इंडिया में हो, ताकि इंडिया में जिन कंट्रीज़ के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं उनकी यूनिवर्सिटीज़ हमारे यहाँ खोल पाएँ और बच्चे वहाँ पे पढ़ पाएँ। इंडिया में लगभग 1000 फ्रेंच कंपनीज ऑपरेशनल है, ठीक है, एंड नियरली 150 बिजनेस हैज़ एस्टैब्लिश प्रेजेंस इन फ्रांस। तो इतनी कंपनीज फ्रांस की इंडिया में काम करती हैं और इंडिया की इतनी कंपनीज फ्रांस में काम करती हैं। एंड इससे पहले क्या हुआ करता था, देखिए, अगर किसी कंपनी को फ्रांस में जाना पड़ता था, ठीक है, तो इंग्लैंड से होके जाना पड़ता था, ठीक है। अगर कोई भी इंडियन कंपनी फ्रांस में एक कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहेगी तो पहले इंग्लैंड जाएगी, उसके बाद फ्रांस जाएगी, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, फ्रांस इज़ एंट्री पॉइंट फॉर यूरोप, कि फ्रांस में जाती थी लेकिन अब कंपनीज जो हैं डायरेक्ट फ्रांस में जाती हैं और फ्रांस से अगर बाकी कंट्रीज़ में अगर इंडियन कंपनीज़ को जाना होता है तो फिर वो वहाँ जाती हैं। तो यहाँ पे बताया है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप डज नॉट रिक्वायर कन्वर्जेंस ऑन ऑल इश्यूज बट सेंसिटिविटी सो दैट डिफरेंसेस वेयर दीज एग्जिस्ट आर एक्सप्रेस्ड इन प्राइवेट एंड नॉट पब्लिकली। दिस इज वेयर इंडिया फ्रांस टाइज नर्चर्ड ओवर द लास्ट क्वार्टर सेंचुरी। तो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करी जा रही है कि इस तरीके से धीरे धीरे ग्रेजुअली इंडिया और फ्रांस की अलग अलग एरियाज़ में कोऑपरेशन बढ़ रही है और दोनों कंट्रीज़ के जो इश्यूज़ हैं तो वो प्राइवेटली भी रिजॉल्व हो रहे हैं, ना कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आके दोनों एक दूसरे की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों की एक मैच्योरिटी दिखाता है और रेजिलियंस दिखाता है। तो ये हो गया आपका पूरा एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट कि इंडिया फ्रांस की जो अच्छे संबंध हैं वो कैसे बने और आज के समय में क्या अलग अलग कोऑपरेशन के अग्रीमेंट्स चल रहे हैं। तो ये हो गया आपका पहला आर्टिकल। उसके बाद है व्हाट इज़ नीडेड फ्रॉम अ गवर्नर इज़ रेटिसेंस। तो देखिए यहाँ पे बात क्या आ रही है कि जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं रवि नायक, तो अभी इन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए थे कि ही डाउन प्लेड द क्विट इंडिया मूवमेंट रोल इन इंडियाज इंडिपेंडेंस इंस्टेड एट्रीब्यूटिंग टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज एंड 1946 नेवल म्यूटिनी। तो देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है आपकी स्टैटिक पोर्शन के पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी एक न्यूज़ में देखिए यहाँ पे बात हो रही है, न्यूज़ में हिस्ट्री की बात हो रही है और जब भी ऐसा कुछ आता है तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पे बात भी किसकी हो रही है, आपकी आज़ाद हिंद फौज की बात हो रही है, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हो रही है और नेवल म्यूटनी की बात हो रही है, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं एग्ज़ाम के। तो इस आर्टिकल के बाद एक बार आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एक गवर्नर जो है उन्होंने एक रिसेंटली स्पीच दी थी कहीं और उन्होंने इन इवेंट्स का जो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो रोल है इसको बताया है कि ये इसका इतना बड़ा रोल नहीं रहा है इंडिपेंडेंस में, जबकि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं इनका रोल ज़्यादा रहा है और जो नेवल म्यूटनी है इनका ज़्यादा रहा है। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई, काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो गई कि ऐसा कैसे कह सकते हैं। हम सब जानते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक दूसरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। एक मास पार्टिसिपेशन वाला मूवमेंट था और एक आर्म्ड मूवमेंट था। Based on his views on interpretation of intelligence bureau files and conversation between British officials, he claimed to hold highest respect for Gandhiji while iterating his stance on independence factors. तो यहाँ पे देखिए आर्गुमेंट्स उनके खिलाफ क्या बताए जा रहे हैं कि किन बेसिस पे जो उन्होंने बातें बोली वो सही नहीं है। कि सबसे पहली बात, जो नेशनल मूवमेंट था वो काफ़ी हद तक गांधी जी ने लीड किया था और उनका सिर्फ आज़ादी ही एक ऑब्जेक्टिव नहीं था कि आखिरी में सिर्फ आज़ादी मिले, इसके बियॉन्ड भी उनका एक ऑब्जेक्टिव था कि हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो, कि
सिर्फ आज़ादी ही ना मिले, लेकिन जो हमारा समाज है, जो हमारा पॉलिटिक्स है और जो हमारा इकोनॉमी है, उन सब का एक साथ विकास हो आगे चल के। डेनिग्रेटिंग एनी लीडर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज इनअप्रोप्रिएट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। दूसरी आर्गुमेंट ये बताया गया है कि जो गवर्नर है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक ऑफिस है, ठीक है। संविधान उन्हें डायरेक्टली अथॉरिटी देता है, तो उनका दायित्व है कि उसकी जो रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है इस ऑफिस की, वो अपहोल्ड करे। लेकिन अगर कोई ऐसा लीडर किसी हमारे नेशनल फ्रीडम या फिर नेशनल मूवमेंट के किसी लीडर को लेके इस तरीके से बात करते हैं तो वो एक अच्छा इमेज नहीं दर्शाता। Indian soldiers' loyalty did proper British rule initially, but movement and global circumstances also played crucial roles. तो यहाँ पे सिर्फ जो INA वाला जो फैक्टर था इकलौता वो नहीं था हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, काफ़ी सारे और डोमेस्टिक फैक्टर्स थे, काफ़ी सारे इंटरनेशनल फैक्टर्स थे जिन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया जिस फैक्टर को इनकी स्पीच में इम्पोर्टेंस नहीं मिली। Netaji's contribution is universally acknowledged, demonstrated by united defense of INA officers by prominent lawyers. तो यहाँ पे देखिए सिर्फ नेताजी जो हैं इनका बहुत भारी कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन इनके अलावा जब ये प्यूरी म्यूटिनी हो गई तो उसके बाद जो इंडियन लॉयर्स ने हमारे सोल्जर्स का जो डिफेंस किया था आपके ब्रिटिश जुडिशरी के सामने, वो एक बहुत ही रिमार्केबल एस्पेक्ट था जिसको डाउनग्रेड नहीं करना चाहिए या फिर जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस फैक्टर को भी ध्यान में रखने वाली बात है जो कि नहीं रखी गई। उसके बाद देखिए क्रिटिसिज्म क्या हुआ है कि पब्लिकली एक्सप्रेसिंग पर्सनल ओपिनियन ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स कॉन्ट्राडिक्ट द एक्सपेक्टेड न्यूट्रल रोल ऑफ गवर्नर। तो एक गवर्नर जो है देखिए उसका दायित्व होता है कि एक निष्पक्ष तरीके से गवर्नेंस करे, लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति पब्लिक में जाके ये कह रहा है कि हिस्ट्री में जो एक चीज़ हुई वो अच्छी है, दूसरी चीज़ अच्छी नहीं है, तो और पब्लिकली ये बोला जा रहा है हिस्टोरिकल इवेंट के लिए, तो ये एक अच्छी इमेज नहीं दर्शाता है। कंपैरिजन एंड जजमेंट अबाउट लीडर्स कंट्रीब्यूशन आर इनअप्रोप्रिएट फॉर द पोजीशन। अगर कोई गवर्नर इतनी बड़ी पोजीशन, इतने बड़े पद पे हो के अगर ये कहता है कि एक नेशनल लीडर अच्छा था या फिर उसको दूसरे नेशनल लीडर से उनकी तुलना करता है, तो ये अच्छा इमेज नहीं दर्शाता है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर कोई सारे लीडर्स की अपने फील्ड में कंट्रीब्यूशन देखे एंड उनकी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं अलग अलग तरीके से वो देखें, ना कि ये देखें कि यहाँ पे ये वाला लीडर इनसे अच्छा रहा है। गवर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन रेटिसेंस एंड अवॉइड कंट्रोवर्सीज। तो गवर्नर से ये भी उम्मीद करी जाती है कि किसी विवाद में ना फंसें, जो उनका काम है वो उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। तो यहाँ पे देखिए कंक्लूजन में क्या बताया है कि हाँ, पर्सनल लेवल पे अगर कोई हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन को लेके अलग अलग तरीके के ख्याल रख रहा है, नज़रिए रख रहा है, तो वो जायज़ है, हर किसी के पास अपना फ्रीडम हो। लेकिन अगर वही इंसान गवर्नर होने के बाद अपने जो व्यूज़ हैं पब्लिकली एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये एक समस्या वाली बात हो जाती है। गवर्नर शुड प्रायोरिटाइज न्यूट्रलिटी एंड refrain फ्रॉम मेकिंग सब्जेक्टिव कंपैरिजन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गवर्नर्स को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो उनके एक्शंस उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपहोल्ड नहीं करते हैं। उसके बाद है फाइंडिंग द लाइट इन म्यांमार्स डार्कनेस। तो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं इस आर्टिकल के बारे में कि म्यांमार में जो मिलिट्री कूप चल रहा है उसके लिए। तो एक बार देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कि यहाँ पे इंटरनल टर्मोइल और जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है। कि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि म्यांमार में क्या स्थिति है, वहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है, वहाँ पे एक साइड पे मिलिट्री गवर्नमेंट है, दूसरे साइड पे रेबल और एथनिक ग्रुप्स हैं, दोनों ही आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में हैं। उसकी वजह से इंडिया में रेफ्यूजी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इंडिया और म्यांमार के बीच में जो फेंसिंग हो रही है उसको और स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, फ्री मूवमेंट रेजीम को और कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पे चाइना का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है, ठीक है। और इसके अलावा वहाँ पे जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के लीडर्स थे उनको इम्प्रिजन कर दिया है। तो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो रही है। और पिछले कुछ समय में वहाँ के जो एथनिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो अलग अलग आर्म्ड ग्रुप्स हैं जो कि मिलिट्री गवर्नमेंट के खिलाफ वहाँ पे कदम उठाने की, उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अब धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहे हैं और गवर्नमेंट पे अटैक करके उन पे बड़े बड़े लॉसेस इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। ये है पूरा आपका बैकग्राउंड इस पूरे न्यूज़ आर्टिकल का। तो
सबसे पहली बात, ये जो इंसिडेंट हुआ है, कूप हुआ है, मिलिट्री टेक ओवर हुआ है, उसको 3 साल हो गए हैं और तब से यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है और ये इसका अभी तक कोई अंत नहीं है। एंड ये जो इशू है ये स्टार्ट क्यों हो रहा है? आपका हिस्टोरिकल और एथनिक कॉम्प्लेक्सिटीज़ की वजह से, ठीक है। और इसका जो इम्पैक्ट है ये आसपास की म्यांमार की 5 पड़ोसी देशों तक इसका इम्पैक्ट जा रहा है, ठीक है। एंड इसका एक और रीज़न इम्पैक्ट क्या है कि भाई यहाँ पे नेशन बिल्डिंग फेलियर है, ठीक है। कि इससे पहले ये वाला कॉन्फ्लिक्ट जो है इतना भारी मात्रा में, इतने बड़े तादाद पे क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे पहले म्यांमार के पास्ट में कहीं ना कहीं म्यांमार लैक्ड यूनिटी, कि वहाँ पे एक यूनिफाइड आइडेंटिटी अभी तक नहीं बन पाई है ब्रिटिश रूल के बाद, ठीक है। एंड वहाँ पे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के बीच में इश्यूज़ हैं, वहाँ पे डेमोक्रेटिक ग्रुप्स के बीच में इश्यूज़ हैं। तो इसकी वजह से आज के समय में जो दिख रहा है उसका एक हिस्टोरिकल एंगल भी है। अब देखिए वहाँ पे कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। सबसे पहला है आपका NUG, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये कौन रिप्रेजेंट करते हैं? कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी, जब उनको अपने ऑफिस से हटा दिया गया मिलिट्री ऑफिसर्स ने, तब जो जितने भी आपके इलेक्टेड लीडर्स थे उन्होंने एक ग्रुप बनाया, ठीक है। आउटस्टेड सिविलियन गवर्नमेंट एक ग्रुप बनाया जिससे वो मिलिट्री गवर्नमेंट का सामना कर सकें और जिनसे वो उल्टा लड़ सकें। एंड इन्होंने इसका एक सब ग्रुप है पीपल्स डिफेंस फोर्स, जो कि जिसका नाम है PDF, एक टाइप से आर्म्ड ग्रुप है जो एक्चुअल में स्ट्रगल को लीड करता है, ठीक है, जो अंडरग्राउंड ऑपरेशंस को लीड करता है। इसके बाद है एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस, EAO, ठीक है। ये जो है अलग अलग छोटे छोटे आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, छोटे छोटे एथनिक ग्रुप्स हैं, डिवाइडेड एथनिक ग्रुप्स हैं, उनसे सबसे मिल के ये बना है, ठीक है। इनके जो बीच में छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके स्टैंड्स अलग अलग हैं, लेकिन अलग अलग स्टैंड्स अलग अलग आइडियोलॉजी होने के बाद भी इन सब में एक कॉमनैलिटी है, ये सारे के सारे मिलिट्री गवर्नमेंट को अपोज करते हैं। और इसमें आपका एक ग्रुप का नाम है 3 ब्रदरहुड अलायंस, ठीक है। इनमें से जो है कुछ न्यूट्रलिटी बनाए हुए हैं। इन EAO में से कुछ ग्रुप्स जो है वो चाइना के सपोर्ट के ऊपर रिलाय कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा आपका ग्रुप है आपका टैटमाडॉ वहाँ की मिलिट्री है, ठीक है। अब धीरे धीरे वहाँ की जो मिलिट्री है, जो पूरे कंट्री पे कब्जा करने की कोशिश कर रही है, उसको पब्लिक रिजेक्शन मिल रहा है, पब्लिक अब उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। उसको जो प्रीवियस सपोर्टर्स भी थे वो भी अब उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और वहाँ की जो मिलिट्री है उसमें भी अब अंदर से भी वहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, वहाँ से डिसेंट दिख रहा है। वहाँ पे मिलिट्री में भी जो लोग हैं वो नाखुश हैं, क्योंकि उनका अब मोरल गिरता जा रहा है, उनको काफ़ी ज़्यादा हार का सामना करना पड़ रहा है और लोगों के ऊपर जो पकड़ थी उनकी वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये 3 स्टेक होल्डर एंड उनका स्टेट है। अब इंटरनेशनल स्टेलमेट और इंडियाज़ डिलेमा, तो देखिए इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशन हो गया, आसियान हो गया, जापान हो गया और अदर नेबर्स हैं कि इन्होंने सुलह करवाने की कोशिश तो करी है। देखिए मीडिएशन का अप्रोच किया कि हाँ हम आप दोनों के बीच में बात करवाना चाहते हैं ताकि यहाँ पे जो लड़ाई हो रही है वो ना हो, लेकिन अभी तक इसका कोई परिणाम नहीं मिला है, ठीक है। और यहाँ पे आसियान जो है अपना 5 पॉइंट कंसेंसस लाई थी, तो मिलिट्री ने उसे रिजेक्ट कर दिया और फर्दर उसके साथ कॉम्प्लिकेट कर दिया मैटर। तो आज के समय में आसियान जो है अब म्यांमार के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे। इंडिया जो है एक बैलेंसिंग एक्ट करना चाह रहा है। इंडिया जो है जानता है कि इंडिया के स्टेक यहाँ पे हाई हैं, क्योंकि इंडिया जो है डायरेक्टली म्यांमार के साथ एक बॉर्डर शेयर करता है और इंडिया म्यांमार बॉर्डर में काफ़ी सारे इश्यूज़ भी हैं, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, आर्म्स ट्रैफिकिंग है, इंसर्जेंसी है, उसके बाद बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ठीक है। इतने तरीके के इंडिया के पास इशू है म्यांमार के साथ। तो इंडिया अगर उनके साथ अच्छे संबंध नहीं रखेगा तो यहाँ पे रेफ्यूजी इश्यूज़ भी हैं। तो ये सारे इश्यूज़ आगे चल के बहुत ज़्यादा बढ़ पाएंगे और इंडिया के लिए बहुत दिक्कत होगी कि इनका कोई समाधान निकालें। तो इंडिया जो है एक लेवल पे म्यांमार के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि कम से कम जो इंडिया का इंटरेस्ट है उसको सिक्योर करा जा सके। हालांकि इंडिया जो है हर कंट्री में एक डेमोक्रेसी प्रमोट करता है और मिलिट्री रूल डिक्टेटरशिप से को प्रमोट नहीं करता है और उनसे इंटरेक्ट नहीं करता है। कि
इंडिया जो है म्यांमार में मिलिट्री के साथ इंगेज कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये कह रहा है इंडिया जो है डेमोक्रेसी सपोर्ट करता है और म्यांमार में डेमोक्रेसी आनी चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आज के समय में क्या किया जा सकता है। इंडिया जो है मिलिट्री के साथ वहाँ पे जो और अनऑफिशियल स्टेक होल्डर्स हैं, नॉन स्टेक एक्टर्स हैं, उनके साथ इंडिया को और इंटरेक्ट करना चाहिए, ताकि बाकी जो वहाँ पे सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं उनके बीच में भी इंडिया की प्रेजेंस हो। अब देखिए इंडिया के क्या स्ट्रैटेजिक मैनूवर्स हो सकते हैं। देखिए क्या अलग अलग तरीके हैं, क्या अलग अलग डायमेंशंस हैं आपके इस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड। सबसे पहले बात तो जैसा मैंने आपको बताया बॉर्डर इश्यूज़ की, जैसे रेफ्यूजीज़ हैं, इंसर्जेंट हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी है, ठीक है। तो उस चीज़ को लेके अब इंडिया जो है री इवेलुएट कर रहा है म्यांमार के साथ इंडिया म्यांमार फ्री मूवमेंट रिजीम। इसके बारे में हमने आपसे डिस्कशन किया था पहले वाले एडिटोरियल में भी कि फ्री मूवमेंट रिजीम क्या होता है। लोगों को एक कार्ड मिलता है, वहाँ के जो ट्राइब्स रहते हैं वो बॉर्डर के पार जाके कुछ समय तक रह सकते हैं बिना किसी हर्डल्स के, क्योंकि वो वहाँ के मूल निवासी हैं, वहाँ के ट्राइब्स हैं। लेकिन अब ये जो अग्रीमेंट था, ये जो पूरा सिस्टम था, अब इसको भी री एवेलुएट किया जा रहा है। उसके बाद इंगेजिंग डाइवर्स स्टेक होल्डर्स की अलग अलग जो वहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं जिनके बारे में हमने बात करी कि NUG हो गया, चिन नेशनल आर्मी हो गया, आर्कन आर्मी हो गया, थ्री ब्रदरहुड अलायंस हो गया। तो इंडिया जो है अपने लोगों को वहाँ भेज के इनके साथ भी डिस्कशन शुरू करें, इंडिया इनके भी ओपिनियन समझें, इनके साथ भी अच्छे संबंध बनाएं, क्योंकि असल में ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के व्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे। एंड इंडिया कैसे इन ग्रुप्स का भी सपोर्ट गेन कर सकता है, ये भी इंडिया को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना जो है मिलिट्री को तो सपोर्ट कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ लोगों का भी सपोर्ट चाइना इंजॉय करता है वहाँ पे। तो इंडिया को भी ऐसी अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। इनके साथ कैसे डायलॉग कर सकता है और इनका सपोर्ट कैसे गेन कर सकता है। उसके बाद है प्रमोटिंग पीस एंड डेमोक्रेसी। इंडिया जो है दोनों साइड से वहाँ पे दोनों जो सिविल वॉर के जो ग्रुप्स हैं उनसे आग्रह करता है कि दोनों अपनी दुश्मनी को ख़त्म करें और वहाँ पे जो पीस और वहाँ पे शांति और स्थिरता बनाने की कोशिश करें, ठीक है। एडवोकेट फॉर अ लॉन्ग टर्म विजन ऑफ फेडरल डेमोक्रेटिक सिस्टम इन म्यांमार। तो इंडिया कोशिश करता है बताने की कि म्यांमार में एक लॉन्ग टर्म डेमोक्रेटिक फेडरल सिस्टम होना चाहिए। वहाँ पे जो रूल है मिलिट्री से नहीं, लोगों के हिसाब से चलना चाहिए। उसके बाद है क्वाड आसियान कोऑपरेशन, कन्वीन अ पीस कॉन्फ्लेव विद मेंबर स्टेट्स टू प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, ऑफर प्रैक्टिकल असिस्टेंस इन अचीविंग स्टेबिलिटी। तो आपका जो क्वाड है, आपका जो आसियान है, इनके साथ इंडिया कोऑपरेट कर सकता है सो दैट इंडिया कैन रीच आउट टू म्यांमार, ऑर्गेनाइजेशंस कैन रीच आउट टू म्यांमार और एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो है हम देख सकें। उसके बाद एडवोकेटिंग फॉर सूकी, ऑंग सैंग सूकी, वहाँ पे जो आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो लीडर हैं, एक नोबेल प्राइज़ विनर हैं, उनको अभी इन्होंने इम्प्रिजन कर रखा है बेस्ड अपॉन सेवरल चार्जेस। इन्होंने जो मिलिट्री गवर्नमेंट है उन्होंने एक नोबेल लॉरिएट को इम्प्रिजन करके रखा है, पॉलिटिकल फिगर है वो। तो इंडिया को इनका भी सपोर्ट करना चाहिए ताकि इनको वहाँ की जो मिलिट्री गवर्नमेंट है वो रिलीज़ कर दे और इनके माध्यम से वहाँ पर एक पीसफुल और डेमोक्रेटिक फ्यूचर आ पाए। तो अब आगे की राह के अगर बारे में देखें कि अगर हमें म्यांमार से डील करना है तो हमें एक नुएंस्ड अप्रोच, एक होलिस्टिक अप्रोच और एक डिटेल्ड अप्रोच को हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। हमें इंडिया को अपना नेशनल इंटरेस्ट, अपना खुद का इंटरेस्ट, एक रीजनल स्टेबिलिटी, ठीक है, और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, इन सब को बैलेंस करके आगे चलने की ज़रूरत है। कोई भी एक्सट्रीम स्टैंड इंडिया को नहीं लेना चाहिए। इंगेजिंग विद डाइवर्स स्टेक होल्डर्स, एडवोकेटिंग फॉर पीस एंड फॉरेन कोऑपरेशन, ये क्रिटिकल स्टेप्स हो सकते हैं आपके इस सोल्यूशन के कॉन्फ्लिक्ट में, रिजोल्यूशन में, कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स को से इंटरेक्ट करना, पीस के लिए एडवोकेट करना, इंटरनेशनल सपोर्ट। तो ये हो गया आपका सारा एनालिसिस अबाउट म्यांमार सिविल वॉर और इंडिया का उससे रिलेटेड क्या स्टैंड हो सकता है, क्या होना चाहिए, ये सारे इंफॉर्मेशन। उसके बाद है द ग्रेट इंडियन शटडाउन, हाउ एक्सेस टू वर्ल्ड वाइड वेब इज कर्टेल्ड। तो ये आपका इसका काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस है। देखिए तो यहाँ पे अगर प्रीलिम्स की बात करें तो ये आपका कहीं ना कहीं
एक्सेस टू इंटरनेट हो गया, ठीक है, आपका अलग अलग फंडामेंटल राइट्स जैसे आर्टिकल 19 हो गया, आर्टिकल 21 हो गया। इंटरनेट शटडाउन जो है ये आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्व करते हैं, ठीक है, आपके अलग अलग फ्रीडम को कर्व करते हैं। तो आपको इनसे पर्सपेक्टिव में पढ़ना पड़ेगा। एंड अगर मेंस की बात करें तो ये आपका GS2 आपका जो पॉलिटी है, ठीक है, उसके एस्पेक्ट में आ जाएगा। पॉलिटी में भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं तो उनके अलग अलग डायमेंशंस ऑफ आर्टिकल 19 एंड 21 की कौन कौन से अलग अलग टाइप के फ्रीडम ऑफ स्पीच हैं, कौन से अलग अलग स्टेक होल्डर्स आते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है उनका उनके ऊपर, और क्या इस पे इन सब का नेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है, एंड कैसे हम इसका सुधार कर सकते हैं, क्या सजेशंस होने चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लीगल लैंडस्केप देखते हैं। यहाँ पे बताया है द इंटरनेट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, लाइवलीहुड। इन 2020 इंडियन इकोनॉमी सफर्ड लॉस ड्यू टू ऑन सेपरेट इंस्टेंसेस इंटरनेट सस्पेंशन विद अफेक्टेड इतने इंडिविजुअल। तो इंडिया में देखिए काफ़ी सारे अलग अलग जगहों पे इंटरनेट जो है शटडाउन हुआ है, और आज के समय में इंटरनेट से हमारी लाइफ जो है ऑलमोस्ट डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है इंडिया को, लगभग $2.8 बिलियन का। 129 टाइम्स इंटरनेट शटडाउन हुआ है और इससे 10.3 मिलियन लोगों को फ़र्क पड़ा है। तो इसलिए ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट मैटर ऑफ कंसर्न बन जाता है। तो यहाँ पे अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले आपकी 2020 में आपका एक सुप्रीम कोर्ट रूलिंग आई थी कि सुप्रीम कोर्ट अब ये कहता है कि इंटरनेट, एक्सेस टू इंटरनेट है, ये अब एक फंडामेंटल राइट की तरह है, फंडामेंटल राइट की तरह देखा जाएगा। और अगर इसको इसके ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शन करे जाएंगे तो वो सिर्फ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगे, सिर्फ तभी करे जाने चाहिए जब इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। और अगर रिस्ट्रिक्ट किया भी जा रहा है तो ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ टेम्परेरी होगा, कानून के ही हिसाब से होगा, तभी होगा जब ज़रूरत हो, और प्रोपोर्शनेट होगा कि उसी हिसाब उतना ही इंटरनेट शटडाउन किया जाएगा, उसी स्तर पे जितने की ज़रूरत हो, उतना ज़्यादा नहीं होगा कि ऐसा ना लगे कि ज़्यादा कर रही है सरकार। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस क्या थे कि यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट मशीनरी होनी चाहिए, मैंडेटिंग पब्लिकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर, कि सरकार जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी मर्जी से किसी भी इंफॉर्मेशन को कर्व करने के लिए कहीं भी इंटरनेट शटडाउन कर रही है। उसके लिए कुछ मैकेनिज़म्स अब से होंगे कि अगर सरकार करेगी तो पब्लिक में जारी करेगी ये नोटिस, और रीज़न बताएगी कि सरकार को ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे जवाबदेही और बढ़ेगी सरकार की। उसके बाद टेलीकॉम सस्पेंशन रूल्स 2020 की अगर बात करें तो ये वहाँ रूल्स लाए थे। तो इन रूल्स के अनुसार कि अब से इंटरनेट शटडाउन जब भी होगा ये 15 दिन के लिए ही होगा। लेकिन यहाँ पे एक समस्या थी कि ये जो रूल लाए गए थे 2020 में, ये पारदर्शी रूल नहीं थे, एंड यहाँ पे काफ़ी सारी अथॉरिटी दी गई थी सरकार को कि लोगों को इन्फॉर्मेशन ना बताएं। अब बात आती है करंट रियलिटी की। सबसे पहले अगर इंडिया की बात करते हैं तो ग्लोबल लीडर इन इंटरनेट शटडाउन सरपासिंग प्री रूलिंग लेवल्स। तो इंडिया में पूरी दुनिया में सबसे भारी मात्रा में इंटरनेट को शटडाउन किया जाता है अलग अलग जगहों पे, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें कि जैसे जम्मू कश्मीर, जैसे अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर में सेपरेटिस्ट लीडर की डेथ हुई थी, जैसे हरियाणा में फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, ये रीसेंट इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे इंटरनेट पूरा शटडाउन कर दिया गया है, लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस ही नहीं है। तो ऐसे कुछ इंस्टेंसेस होते हैं। और करंट रियलिटी ये है कि यहाँ पे नॉन कंप्लायंस होता है, ठीक है। नॉन कंप्लायंस मतलब मैनी शटडाउन ऑर्डर्स इन J&K रिमेन अनपब्लिश्ड वायलेटिंग ट्रांसपेरेंसी नॉर्म्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार कहीं भी इंटरनेट शटडाउन कर रही है तो उसको पब्लिक में बताएगी और रीज़न के साथ बताएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या हो रहा है कि सरकार जो है इंटरनेट शटडाउन कर रही है, लेकिन पब्लिक को बता भी नहीं रही है कि सरकार इंटरनेट शटडाउन कर रही है। तो यहाँ पे लोगों का जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है या फिर सरकार का जो दायित्व है कि वो ट्रांसपेरेंसी बनाए रखे, उसका उल्लंघन कर रही है। अब देखिए ये जो नॉन कंप्लायंस हो रहा है, सरकार जो है बात नहीं मान रही है, इसका
क्या परिणाम हो सकता है? सबसे पहला है लीगल इम्पेडिमेंट। एब्सेंस ऑफ पब्लिश्ड ऑर्डर्स हिंडर्स लीगल चैलेंज अगेंस्ट पोटेंशियली इलीगल रिस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पे अगर सरकार जो है ऑर्डर्स को पब्लिश नहीं करती है तो उसके ऊपर लीगल चैलेंज भी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो किस बेसिस पे, किस एविडेंस पे एक चैलेंज किया जाएगा। उसके बाद है पब्लिक ट्रस्ट इरोजन, कि जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है किसी इंटरनेट शटडाउन को लेके, तब पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस होता है अथॉरिटीज़ में वो कम होता जाता है। लोग जो है अथॉरिटी को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और कोऑपरेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद है इन्फोर्समेंट वीकनेस, कि नॉन स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन, कि यहाँ पे इन्फोर्समेंट वीकनेस ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए हैं तो उनको लागू करने के लिए कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। तो सरकार के ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट को की बात माने या ना माने। उसके बाद है ऑफिशियल अवेयरनेस गैप, इंस्टेंस ऑफ अनअवेयरनेस रिगार्डिंग द रूलर हिंडर प्रॉपर कंप्लायंस, कि लोगों में इस रूलिंग की सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूलिंग दी है, इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो इसकी वजह से जब इंटरनेट शटडाउन होता है तब लोगों को पता नहीं है कि वो और फर्दर हायर अथॉरिटीज़ पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं, लोग सिर्फ सफ़र करते हैं। फिर अब देखिए इस शटडाउन का इम्पैक्ट क्या है। सबसे पहला है आपका इकोनॉमिक लॉस, कि 2020 में जो शटडाउन हुआ था लगभग $2.8 बिलियन का शटडाउन लॉस हुआ था और 10 मिलियन इंडिविजुअल्स को नुकसान पहुंचा था। ठीक है, इसके बाद सोसाइटल लेवल पे भी हार्म होता है, क्योंकि लोग जो है इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पाते, आपस में बातचीत नहीं कर पाते, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उसको वो नहीं चल पाती, एजुकेशन जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो नहीं हो पाता, काफ़ी सारे जो लोग इंटरनेट के बेसिस पे अपना लाइवलीहुड रन करते थे वो नहीं करते, और जैसे सोशल मीडिया हो गया जिस पे लोग कलेक्टिवली अपने ग्रीवियंसेस रिफ्लेक्ट करते हैं वो नहीं कर पा रहे। उसके बाद आता है डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट इसका, कि डिस्प्रपोर्शनेटली अफेक्ट्स लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स हु हैविली रिलाई ऑन मोबाइल डेटा, कि जो गरीब व्यक्ति है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो सरकार ने इससे रिलेटेड जस्टिफिकेशंस क्या दिए हैं, कि क्लेम क्या है कि रिस्ट्रिक्शन जो है आपका सिर्फ मोबाइल डेटा पर ही है, तो इससे इम्पैक्ट जो है मिनिमाइज होता है। लेकिन इसको अगर रिबटल दें, कि इसको अगर काउंटर करें, तो मोबाइल डेटा ही है जो सारा इंटरनेट एक्सेस को डोमिनेट करता है। ठीक है, उसके बाद ये बोला है कि सरकार ये कहती है कि शटडाउन्स प्रिवेंट रूमर मॉन्गरिंग एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। सरकार का कहना ये है कि इंटरनेट को बंद करने से अफवाहें कम फैलती हैं और उसकी वजह से जो दंगे फसाद हो जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़ होते हैं, वो नहीं हो पाते हैं। तो उसका काउंटर ये दिया जाता है कि जो रूमर्स होते हैं, कि जो अफवाहें होती हैं वो सिर्फ इंटरनेट पे ही नहीं फैलती, लोग ऑफलाइन तरीके से भी काफ़ी लोग अफवाह फैलाते हैं। ठीक है, और अगर इंटरनेट होगा तो हम इंटरनेट की पावर से हम ये देख सकते हैं कि असल में अफवाह कौन फैला रहा है और जो वहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है कौन कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम इंटरनेट से जान सकते हैं। तो अब इससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस क्या हैं। सबसे पहली बात तो स्ट्रिक्टर कंप्लायंस होनी चाहिए, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश दिए हैं, गाइडलाइन दी हैं, उनको और कड़े तरीके से लागू करना चाहिए। उसके बाद स्टैट्यूटरी रिकग्निशन होनी चाहिए, कि जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन हैं उनको एक कानून के तौर पे लागू करना चाहिए। उसके बाद रिफाइंड लीगल फ्रेमवर्क है, कि लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स नीडेड टू अलाइन इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन विद फंडामेंटल, कि हमें एक प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क चाहिए कि लोगों का जो फंडामेंटल राइट टू इंटरनेट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, और अगर नहीं हो तो कोई भी व्यक्ति उसको लेके सुप्रीम कोर्ट जा सके। और आखिरी है इंक्रीज्ड अवेयरनेस। यहाँ पे अगर लोगों को पता होता कि सुप्रीम कोर्ट खुद सरकार को कह रही है कि इंटरनेट शटडाउन नहीं करना चाहिए और सिर्फ इंपॉर्टेंट मैटर्स में ही करना चाहिए, तब लोग जो है सरकार को और अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं। तब अगर कंक्लूजन की अगर बात करें, डिस्पाइट लीगल प्रोटेक्शन इंडिया फेसेस एन अलार्मिंग ट्रेंड ऑफ नॉन ट्रांसपेरेंट इंटरनेट शटडाउन, कि
अलग अलग गाइडलाइंस और लीगल प्रोटेक्शन होने के बाद भी इंडिया में हर साल देखा जा रहा है कि इंडियन इंटरनेट को बहुत भारी मात्रा में शट डाउन किया जा रहा है बाय प्रायोरिटाइजिंग। तो इसके लिए, इसको कम करने के लिए हमें कंप्लायंस अच्छा करना पड़ेगा, लीगल स्ट्रक्चर अच्छा करना पड़ेगा, अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन देनी पड़ेगी और एक बैलेंस अप्रोच करनी पड़ेगी कि इंटरनल सिक्योरिटी भी बनी रहे और लोगों के फंडामेंटल राइट्स भी प्रोटेक्टेड रहें। तो ऐसी हमें अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत है यहाँ। अब देखते हैं यहाँ पे एक आपका आर्टिकल आता है, बाइडेन गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू डिस्कस ड्रोन डील एम्बेसी। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, यूएस लॉ मेकर्स हैव प्लेस्ड अ होल्ड ऑन हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन डील फॉर इंडिया, लिंकिंग इट टू इन्वेस्टिगेशन इनटू एन एलिजेड असैसिनेशन प्लॉट अगेंस्ट यूएस कैनेडियन सिटीजन खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर। तो यहाँ पे देखिए यूएस की इंडिया के साथ एक ड्रोन को लेके डील चल रही थी। ठीक है, इंडिया जो है यूएस से कुछ ड्रोन खरीदना चाह रहा है, लेकिन यूएस कह रहा है कि देखिए आपके यहाँ जो एक खालिस्तानी टेररिस्ट की जो असैसिनेशन की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ दिक्कत दिख रही है, तो इसलिए हम अभी इस ड्रोन डील को होल्ड कर रहे हैं, या फिर अभी इस चीज़ को लेके हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। Prime Minister's Modi 2023 visit to Washington led to an announcement of acquiring MQ-9B drones by India. ये ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 2003 में प्रधानमंत्री मोदी जब यूनाइटेड स्टेट्स वाशिंगटन गए, तब उन्होंने ये बोला कि वो यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार से MQ-9B ड्रोन्स लेंगे। ये ड्रोन जो है इंडिया के इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंडिया का इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस का कैपेबिलिटीज़ है। ठीक है, और इस ड्रोन को ख़रीदने से पहले देखिए वहाँ का जो कांग्रेशनल अप्रूवल है वो ज़रूरी है कि इससे पहले कि यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया को ड्रोन बेचे, उसका किसका अप्रूवल चाहिए होगा कि वहाँ की पार्लियामेंट का, जो वहाँ का यूएस कांग्रेस है। लेकिन अभी क्या सिचुएशन है कि वहाँ की जो कांग्रेस है वो हमें अप्रूवल नहीं दे रही है, क्योंकि वहाँ के जो लॉ मेकर्स हैं वो उनको चिंता है अबाउट इंडियाज़ इन्वेस्टिगेशन इनटू पन्नून असैसिनेशन प्लॉट, कि ये वाला जो असैसिनेशन हुआ था, वहाँ के लॉ मेकर्स को लगता है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो सही नहीं है और इसलिए वो इंडिया को ड्रोन्स नहीं देना चाह रहे हैं। They want progress in the high-level inquiry committee formed by India's Ministry of External Affairs. वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसको और आगे बढ़ाया जाए और उसका कुछ नतीजा निकला जाए। और जो वहाँ के सेनेटर्स हैं, वो जो वहाँ के लीडर्स हैं, उन्होंने किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के साथ जो आर्म सेल्स हो वो ब्लॉक हो सके। एक्यूज्ड ऑफ हैरेसिंग डिसिडेंट्स अब्रॉड, वो ये इंडिया पे आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ बोलने वाले जो नागरिक किसी दूसरे देश में हैं, तब इंडिया उनका भी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है बाहर जाके उसको कर्व करने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया का स्टैंड क्या है? यूएस एम्बेसी इन इंडिया एक्नॉलेजेस द डिस्कशन विद कांग्रेस, रीआइटरेट्स एडहेरेंस टू स्टैंडर्ड प्रोसीजर। तो इंडिया जो है इस बात को कहता है कि हाँ, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उस इन्वेस्टिगेशन का हम वो फॉलो कर रहे हैं। और ड्रोन डील जो है यहाँ पे बताया जा रहा है इंडिया यूएस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और अच्छा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि देखिए, अगर ये ड्रोन जो है इंडिया में नहीं आते हैं तो इंडिया का जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन एफर्ट है वो नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट हो जाते हैं। और ये जो है मरीन से जो नेवी है, नेवी भी इन ड्रोन्स को काफ़ी यूज़ करेगी। अगर नहीं आएंगे ड्रोन्स तो मैरीटाइम सिक्योरिटी में इंडिया की जो इंडियन ओशन रीजन में है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। दूसरा इम्पैक्ट ये है कि इंडिया के और यूएस के बीच के संबंध यहाँ पे ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंसर्न जताया जा रहा है ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। उसके बाद है कि इंडिया अगले कदम क्या उठा सकता है कि इंडिया को अब यूएस को दिखाना पड़ेगा कि इंडिया जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उस केस में वो एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन है, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन है और उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस चल रहा है, ताकि यूएस को जो चिंता है उसको एड्रेस करना। दूसरा स्टेप ये है कि डिप्लोमेटिक तरीके से हम एफर्ट्स करें ताकि इससे रिलेटेड एक सल्यूशन ढूंढ सकें, ताकि दोनों सिक्योरिटी नीड और ह्यूमन राइट के जो कंसिडरेशन है उनको बैलेंस किया जा सके। ठीक है, अब उसके बाद आपका दूसरा आर्टिकल आता है, NCTE अवेट्स मिनिस्ट्री नॉट टू रोल आउट नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग। तो
इसका बैकग्राउंड क्या है कि NCTE क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। इसका एम क्या है, टू इम्प्रूव टीचर ट्रेनिंग थ्रू नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है टीचर एजुकेशन, जो टीचर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो उसका उद्देश्य क्या है कि हमारे कंट्री में जो टीचर्स आ रहे हैं हर साल उनको अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करें इस मिशन के माध्यम से। Currently, the program currently has 60 mentor teachers supporting 700 mentee across its schools. Initiative aligns with the National Education Policy 2020 prioritizes continuous professional development for education. तो ये हमारे कंट्री में एक मिशन चल रहा है जहाँ पे टीचर्स को और अच्छे से ट्रेन किया जाता है, ठीक है। और ये जो मिशन है आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आधारित ये चल रहा है। ये टीचर्स में और ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म और डेवलपमेंट लाने का इसका उद्देश्य है। तो अब देखिए यहाँ पे बात क्यों चल रही है। अब बात चल रही है कि ये जो मिशन चल रहा है इसको और बड़े तरीके से लागू किया जाए, और ज़्यादा यहाँ पे मेंटर्स रिक्रूट करा जाए, और ज़्यादा यहाँ पे टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए। टू एक्सपैंड द पूल ऑफ मेंटर्स फ्रॉम 60 to 1000 टीचर्स की इस प्रोग्राम के अंडर अभी तक हमारे 60 मेंटर्स हैं जो कि 700 टीचर्स को ट्रेन करते हैं। अब हम 60 से बढ़ा के इनको 1000 करना चाहते हैं, और इसका अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मिलता है जो कि अभी पेंडिंग है। तो कौन कौन एरियाज़ में मेंटरिंग होती है टीचर्स की, ठीक है, जैसे हिंदी हो गया, मैथ्स इंस्ट्रक्शन हो गया, डिजिटल एजुकेशन हो गया, सोशियो इमोशनल ट्रेनिंग हो गया, समावेशी शिक्षा हो गई, और क्लासरूम मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसमें 21st सेंचुरी की स्किल डेवलपमेंट लाएं, ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल हो गया, ऐसी चीज़ें। फंडिंग की अगर बात करें कि इसमें 1.28 करोड़ की स्पेंडिंग होगी ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और 2 करोड़ फॉर पायलट फेज़। तो ये है। उसके बाद इसका बेनिफिट क्या होगा, इससे टीचर्स की टीचिंग एबिलिटीज़ और अच्छी होंगी, इससे टीचर्स कॉन्टीन्यूसली लर्न भी कर पाएँ, वो चीज़ होगी। एंड इससे ये भी होगा कि टीचर्स जो हैं आज के समय में क्या अलग अलग एजुकेशनल ट्रेंड्स चल रहे हैं उससे इन्फॉर्म्ड रहेंगे टीचर्स, आउटडेटेड टीचर्स नहीं रहेंगे। और यहाँ पे फॉस्टर अ कल्चर ऑफ मेंटरशिप एंड प्रोफेशनल सपोर्ट फॉर टीचर्स। तो इससे कल्चर बनेगा हमारे टीचर में कि सिर्फ टीचर जो है पढ़ा ही नहीं रहे हैं, टीचर जो है लगातार प्रोफेशनल्स से सीख भी रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि ओवरऑल ये जो मिशन है नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल होल्ड करता है कि ताकि हमारी कंट्री में जो टीचिंग क्वालिटी है और एजुकेशनल क्वालिटी है उसको हम इम्प्रूव कर सकें, और जो हमारे एजुकेशनल आउटकम्स हैं हमारी कंट्री में वो और अच्छे हो सकें। एंड ये जब मिशन अप्रूव हो जाएगा इसके लिए हमें और ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी और एलोकेशन ऑफ फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि इसका हम अच्छे से इम्पैक्ट इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो ये थे आज के आपके सारे आर्टिकल्स। आई होप आपको आज का लेक्चर यूज़फुल लगा हो। अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट एडिटोरियल। थैंक यू।